कश्मीर टेलीविज़न के नए प्रोग्राम हल्का आपका के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नाइला अल्ताफ़ कियानी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न ने आपकी दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए आमदा इंतखाबात 2021 के तनाज़ुर में कुछ खुसूसी प्रोग्राम तश्कील दिए हैं। इनमें ड्रामास भी हैं और इनमें टॉक शोज़ भी हैं। हल्का आपका इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ 45 इंतखाबी हलकों के बारे में आपसे गुफ्तगू करें, आपको आगाही दें किस हलके में क्या पोजीशन है, सियासी जमातें कौन कौन सी हैं जो वहाँ पे इलेक्शंस लड़ रही हैं, किस किस के पास पार्टी टिकट्स हैं, आज़ाद उम्मीदवार कौन हैं, पिछली मरतबा क्या सूरत हाल थी और इस मरतबा क्या सूरत हाल मुतवक्को है। इन सब मामलात के बारे में हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन स्केजुअल का इनेकाद ऐलान कर चुका है और 25 जुलाई 2021 को बरोज़ इतवार आम इंतखाबात का इनेकाद हो रहा है। इस इलेक्शंस में 45 हलकों में लोग आज़ाद इंतखाबात के ज़रिए और बराह रास्त चुनाव के ज़रिए 45 मेंबरान असम्बली का इंतखाब करेंगे, जिनमें से 33 हलके आज़ाद कश्मीर में हैं जबकि 12 हलके महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के लिए मुख्तस हैं। इन सब सिलसिलों में हम बात करेंगे। हमने मेहमानों को दावत दी है जो तज्ज़िया करेंगे। पहले मैं आपका मेहमानों से तारुफ़ करवा देती हूँ। मोहम्मद नसीम शेख साहब हैं, आप रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड और इंतहाई तजुर्बाकार हैं। 1975 से लेकर 2008 तक तकरीबन तमाम इंतखाबात आपकी ज़ेर निगरानी हुए हैं और आपको इंतखाबात का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। आपको हम खुशामदीद कहते हैं शेख साहब। हमारे दूसरे मेहमान जावेद हाशमी साहब हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, रिपोर्टिंग की दुनिया में इनका एक अपना नाम है, सीनियर सहाफ़ी हैं आपको और आपका ताल्लुक़ मीरपुर डिवीज़न से है। मैं इनको भी खुशामदीद कहती हूँ। खुशामदीद हाशमी साहब। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं शेख साहब आपसे। बराह करम आप बताइएगा कि मीरपुर डिवीज़न में अमूमन इलेक्शन के इनेकाद में क्या क्या मसाइल दरपेश आते हैं और क्या क्या चीज़ें जो आपको मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया है। दूसरे इस बात का शुक्रिया भी है कि आपने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जो कर रही हैं, इसमें लोगों की आगाही बहुत ज़रूरी थी और बहुत पहले आपने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है, इससे लोगों में आगाही बढ़ेगी दिन ब दिन। तो दिन ब दिन आप जब ये प्रोग्राम बढ़ेगा आगे तो लोगों में खुद ब खुद शौक़ ज़ौक़ सारा कुछ पैदा होता रहेगा। तीसरी जो बड़ी अहम बात है वो मैं कहना चाहूँगा तमाम वोटर हजरात से कि इसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इसे कौमी फरीज़ा समझें। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा हदायत के मुताबिक यानी पोलिंग स्टेशनों पर जाएं, पर्ची लें और वोट बक्स में डालें। उसके बाद मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। आपने जो फरमाया कि मीरपुर का जो हल्का 1 है, असल में मीरपुर डिवीज़न में 3-4 बरादरियाँ बड़ी अहमियत की हामिल हैं। चौधरी एक जट बरादरी है, गुजर बरादरी है और राजा बरादरी है। इन बरादरियों के दरमियान काफ़ी टेंशन अमूमन सामने आती रही है। मैं चूँकि देखता रहा हूँ तो मेरे नुक्ता नज़र में ये है कि इनके लिए पहली बात तो ये ज़रूरी है कि पोलिंग स्टेशनों के बाहर फ़ौज का होना बहुत ज़रूरी है। अब फ़ौज आ रही है या नहीं आ रही ये इलेक्शन कमीशन बेहतर जानता है, लेकिन उसके बगैर वहाँ पर कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात पर मुकम्मल दस्तरस हासिल करना, ये इलेक्शन कमीशन के बस की बात नहीं है। चूँकि इलेक्शन कमीशन तो अपने घर मुजफ्फराबाद में या ज़्यादा से ज़्यादा हर ज़िले में इनके ऑफिस मौजूद हैं, लेकिन उन ऑफिसर के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, वो तो इंतज़ामिया के हाथ में, हुकूमत के हाथ में। अगरचे इस वक्त हुकूमती तमाम इख्तियारात चीफ सेक्रेटरी साहब के पास हैं, उन्हें चाहिए कि मौजूदा हालात को देखते हुए, चूँकि टेंशन आज से ही बढ़ चुकी है, काफ़ी बढ़ रही है दिन ब दिन, उन्हें चाहिए कि फ़ौज को लेना और फ़ौज को तैनात करना। तो इसके लिए मेरी जो साबका जो मैंने तजर्बा हासिल किया है कि उनसे हमें बहुत सारी सपोर्ट मिलती रही है और इंशाल्लाह आगे भी मुझे यकीन है कि सपोर्ट मिलेगी। जी शेख साहब, हमारी गुफ्तगू हुई फ़रहत अली मीर साहब के साथ जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के, और उन्होंने हमें आगाह किया उस नशिस्त में कि ये हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है और हम अमन व अमान की सूरत हाल के लिए फ़ौज को तलब करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, और वरना हमारे पास जो बाकी सिविलियन इदारे हैं उनकी मदद लेंगे। ख़वातीन व हज़रात, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं मीरपुर डिवीज़न की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम हल्का वाइज आगे बढ़ेंगे, तो आज हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA1 मीरपुर 1 के बारे में। LA1 मीरपुर 1 में ये आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का पहला हल्का है। कुल वोटर्स की तादाद 93,480 है।
इसमें से मर्द वोटर्स की तादाद 48,216 है, ख़वातीन वोटर्स की तादाद 45,426 है। मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ कि आम इंतखाबात के लिए यहाँ से किस पार्टी ने किसे टिकट दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी मसूद खालिद, जो इस वक्त वहाँ से मेंबर असेंबली भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अफसर शाहिद, ये पिछली मरतबा भी रनर अप थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अजहर सादिक और ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के गुलाम रबानी बर्क हैं। पिछली दफ़ा इन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था, इस दफ़ा ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके साथ हम आपकी तरफ आ जाते हैं हाशमी साहब। जैसा कि मैंने तारुफ करवाया कि ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं जो असेंबली के इलेक्शंस के लिए हिस्सा लेंगे। आप थोड़ा और तारुफ करवा देंगे। अभी तो 21 जनवरी तक कागजात जमा होंगे, लेकिन इस वक्त क्या सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने तफसील बता दी है कि इस हल्के में 4 पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का टिकट जारी किए हैं। इसके अलावा कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी होंगे। डडियाल का जो इंतखाबी हल्का है, हल्का LA1 मीरपुर 1 डडियाल, इस हल्के की कुछ खसूसियात हैं जो जिसकी वजह से ये हल्का बैनुल-अक़वामी शोहरत का अमल है। इस हल्के से तल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे वोटर जो हैं, हज़ारों वोटर जो हैं, वो बैरून मुल्क मुक़ीम हैं बरतानिया में, जो सिर्फ वोट डालने के लिए 5 साल बाद आते हैं। तो हल्के की जो जोग्राफियाई सूरत हाल है वो मंगला डैम के साथ बिल्कुल ये मुतासरीन मंगला डैम पर मुश्तमिल हल्का है। अच्छा। पहाड़ी इलाका कम है, ज़्यादातर जो है वो मैदानी इलाका है। तो इस हल्के में बरादरियों की तनासब जाट बरादरी अक्सरियत में है, बाकी बरादरी जो है वो गुजर बरादरी है, राजपूत बरादरी है, जाट बरादरी ज़्यादा है, जाट बरादरी की अक्सरियत है। तो सारे उम्मीदवार जो हैं तकरीबन जाट बरादरी के ही होते हैं, वो आपस में लड़ते हैं। जैसा कि आपने बताया कि मुस्लिम लीग नून ने मसूद खालिद साहब को टिकट दिया है, तो वो भी जाट हैं। चौधरी अफसर शाहिद साहब जो हैं वो भी जाट हैं, वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। और अजहर सादिक साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, वो भी जाट हैं। और गुलाम रबानी बर्क साहब जो हैं वो भी इसी बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं। अच्छा। जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनका नाम शायद आपने जिक्र नहीं किया, वो शुएब आबद साहब हैं। ये अच्छा। राजपूत बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं। इनके वाले साहब मारूफ सियासी कारकुन रहे हैं, राजा आबद साहब। तो यूँ डडियाल के हल्के में मसाइल उस नोयत के नहीं है। हल्के की जो सियासत है वो मुख्तलिफ है। यहाँ नौकरियों का और तामीर तरक्की का कोई इशू नहीं होता। अच्छा। यहाँ लोग जो है वो समाजी रवाबत पर इलेक्शन लड़ते हैं और शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में किसी ने शिरकत की यानी कि इस बुनियाद पर वोट देते हैं। इंटरेस्टिंग। तो इस इलेक्शन में भी जो है ना वो ऐसी ही सूरत हाल देखी जा रही है कि लोगों के समाजी रवाबत क्या हैं। चौधरी मसूद खालिद साहब ने पिछले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कामयाबी हासिल की थी और बड़ा क्लोज मुकाबला रहा था, जिसमें अफसर शाहिद साहब बहुत करीब तरीन पहुंचे थे और अजहर सादिक साहब थोड़े से ताखीर से आए थे, लेकिन उन्होंने भी मुकाबला किया था। पहले जीत चुके हैं मसूद खालिद साहब, मसूद खालिद साहब 2 जीत चुके हैं। जी। तो इस हल्के की जो सियासत है उसकी मरकजियत जो है मरहूम चौधरी यूसुफ साहब को असर रही है इस हल्के में। 5 मरतबा जी, वो 5 मरतबा इलेक्शन जीते हैं और 2001 में तकनीकी बुनियादों पर वो इलेक्शन नहीं लड़ सके थे, तो उन्होंने मसूद खालिद साहब को आगे किया था। तो वो 2001 में इस बुनियाद पर इलेक्शन जीते थे, जिसके बाद फिर वो 2006 का इलेक्शन वो खुद लड़े। सही। तो वो 2006 का इलेक्शन जीत गए थे। इस वक्त जो अजहर सादिक साहब हैं PTI के उम्मीदवार, वो भतीजे हैं, ये उनके भतीजे हैं और उन्हीं की दरियाफ्त में अपनी ज़िंदगी में उनको अपना सियासी वारिस बनाकर गए थे। तो पिछले इलेक्शन में उन्होंने बहुत कोशिश की थी। तो अजहर सादिक साहब जो हैं उनके पास चौधरी यूसुफ मरहूम का सियासी विरसा है, उनकी खिदमात हैं, उनके क्रेडिट पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब तक की जो सूरत हाल है, वैसे तो 21 जून को आज़ाद नामजदगी दाखिल होने के बाद से ही मुहिम चलेगी, लेकिन अब तक की सूरत हाल में अजहर सादिक साहब जो हैं उनको अवामी सतह पर बहुत पजीराई हासिल है। मसूद खालिद साहब जो हैं वो 5 साल वजीर रहे, तो ज़ाहिर जो बंदा हुकूमत में रहे लोग उससे नाराज़ होते हैं छोटे मोटे मामलात पर। तो उनका रवैया भी लोगों के साथ कोई अच्छा नहीं रहा है। तो लोग उधर रवैयों को बहुत वजन देते हैं। फेस्टिवल का सा समा होता है वहाँ पे 5 साल के बाद जब इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जैसे कि आपने खुद भी जिक्र किया लोग बैरून मुल्क मुकीम हैं, तो आपके सपोर्टर्स वोटर्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में आ जाते हैं और एक मेले का सा समा होता है, समाजी रवाबत बढ़ते हैं, लोग आपस में मिलते जुलते हैं। कि इस हल्के में जैसा कि आपने भी जिक्र किया ना कि समाजी रवाबत ही असल इलेक्शन की जो है ना रूह है।
तो वो 5 साल के दौरान जो बरसर इक़्तिदार उम्मीदवार होता है उसको फिर जवाबदेह होना पड़ता है जी कि उसने कहाँ कहाँ लोगों के साथ जो है वो ज़्यादती की, कहाँ कहाँ तकरीबात में शिरकत की। उधर डडियाल में जो है ना वो डडियाल की सियासत और डडियाल का इंतखाब जो है ना वो बाकी आज़ाद कश्मीर से टोटल मुख्तलिफ है। अच्छा, लोग ये मुतालबा नहीं करते कि मुझे सड़क चाहिए, मुझे तालीमी इदारा चाहिए, मुझे डिस्पेंसरी चाहिए या नौकरी चाहिए, ऐसा नहीं होता। अच्छा, वहाँ सिर्फ ये है कि लंदन से लोग जहाज जो है वो चार्टर करके आते हैं। इतनी ज्यादा तादाद में लोग माशी एतबार से खुशहाल इलाका है। आप ये कह सकते हैं कि डडियाल में आज़ाद कश्मीर का सबसे अमीर तरीन इलाका है। अच्छा, हर बैंक की वहाँ ब्रांच मौजूद है और हर ब्रांच जो है वो गोल्डन ब्रांच है। चलिए, इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि वहाँ इंतखाबी अखराजात की जो एक पहले बात चली थी, इंतखाबी अखराजात जो है डडियाल में कंट्रोल नहीं किए जा सकते। लोग ज़ाती हैसियत में खर्चा करते हैं तो वो उम्मीदवार पर नहीं आता। जी, शेख साहब आप बताइएगा कि ये जिस तरह के जिक्र किया हाशमी साहब ने, जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं वो अपने तौर पर खर्चा कर रहे होते हैं और अखराजात जैसे कि हद मुतय्यन किया 50 लाख, लेकिन देखने में आया है कि इससे तो बहुत ज़्यादा अखराजात हो रहे होते हैं अमली तौर पर इलेक्शंस में। तो कैसे मॉनिटर करता है इलेक्शन कमीशन और कैसे कंट्रोल करता है ये बात? देखें, इलेक्शन कमीशन के पास अपने तो कोई फोर्सेस है नहीं, वो तो ज़्यादातर इंतज़ामिया पर ही डिपेंड करते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर साहिबान की जिम्मेदारी होती है कि वो इसको वाच करें कि कहाँ कहाँ ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कहाँ किस क्या सूरत हाल है, हर कैंडिडेट कितना खर्चा कर रहा है, तो वो बिल्कुल अया हो जाता है। मसलन एक अगर जलसा बड़ा आम जलसा हो जाए, उसके अखराजात की बुनियाद पर भी देखा जा सकता है कि एक जलसे में कितना खर्चा होता है। और ये मेम्बरान से मांगा जाता है जो उम्मीदवार है, बिल्कुल इलेक्शन के फ़ौरन बाद एक टाइम मुकर्रर है रूल्स में कि उन्होंने अपने अखराजात सारे दिखाने पड़ते हैं। अच्छा, लेकिन वो उन्होंने खुद किए हैं या उनके पॉलिटिकल एजेंट्स ने जिसने भी किए हैं उनके बिहाफ पर भी जिसने किए हैं। ये नहीं हो सकता कि अब मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो हाशमी साहब अगर मेरी जगह खर्च करें तो ये इनका खर्चा हो जाएगा, वो खर्चा मेरे पर ही डेबिट होगा। तो ये सारे अखराजात देखने पड़ते हैं। डिप्टी कमिश्नर साहिबान की जिम्मेदारी है, इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि वो वाच करते रहें कि किन किन उम्मीदवारों ने कितना खर्चा किया है। उसकी रिपोर्ट वो अपने पास रखेंगे। इलेक्शन के बाद जब वो अपने तमाम अकाउंट्स तमाम उम्मीदवार सबमिट करेंगे इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन चाहे उनके पास 100 मोटो भी है, 100 मोटो भी इख्तियारात कर सकते हैं, हमने किए हैं। और उसके अलावा ये है कि कोई शिकायत अगर करता है उस पर भी उसका रिज़ल्ट रोका जा सकता है और पूरी अखराजात की तफसीलें पूरी देख कर उस पर कोई फैसला किया जा सकता है। कोई भी कर सकता है, बिल्कुल नहीं, उस हल्के के को जो मुतल्लिका बंदे हैं ना वो कर सकते हैं। हल्का का बंदा होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि उम्मीदवार दूसरा उम्मीदवार ही करे। ये जरूरी नहीं कि ग्रीव्ड पार्टी हो, बल्कि कोई भी शख्स जो उस हल्के से हर बंदे को तो राइट है ना। वो तो कोरेंटो जो अपीलें होती हैं वो यही होती हैं इसी तरह की कि हर बंदा कर सकता है। इसी के इलेक्शंस में ज्यादा खर्चा करने पर किसी को कलअदम कर दी इस वक्त तक तो कभी कोई हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और पाकिस्तान में भी मैं समझता हूँ कि हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना। कोई इसका कोई सही माने में मुरतब कर सकता है, तफसील पूरी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बस हालात ही ऐसे होते हैं कि इलेक्शन के बाद सारे बंदे भूल जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है, इसको पूरी तरह से निभाए। और इंतजाम भी बहुत ज़्यादा है, नहीं अख्तियारात हमेशा से ज़्यादा है। अच्छा, ये गलत है कि आप इस दफ़ा ज़्यादा दिए कि इलेक्शन का वो एक अलग बात है कि अब इलेक्शन कमीशन कायम है। उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, अब सारे अख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 2 उसके मेंबर हैं, एक सीनियर मेंबर है, एक दूसरे मेंबर। तो ये अख्तियारात उनके पास हैं कि वो जिस वक्त चाहे भी वो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ फुटिंग ज़रूरी है। तो वो बुनियादी तौर पर यह है कि उनके पास कुछ ना कुछ रिकॉर्ड आना चाहिए ताकि कुछ अगर कार्रवाई करते भी हैं तो किसी बुनियाद पर करें। तो ये मेरे ख्याल में कि ऐसा तो होना चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए। सही, ये इन अखराजात। हाशमी साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं, हल्के की तरफ आते हैं कि आप क्या समझते हैं कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसको कितना एक नुकसान होता है, या जो एक तासुर है कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट होती है उसका एडवांटेज होता है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस पे उसका असर होता है? आप क्या समझते हैं कितना फ़र्क पड़ता है डडियाल की सियासत में स्पेशली? इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको तफसील बता दूं कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का ये 11वां इलेक्शन होगा। इससे पहले 10 इलेक्शन हो चुके हैं। 1970 में पहला इलेक्शन हुआ था, फिर 75 में हुए, फिर 85 में हुए, और उस 85 के बाद जो है ना वो 73 के साथ इलेक्शन हो रहे हैं। तो इस अरसे में जो इधर भी इलेक्शन हुए हैं उनमें 2001 का इलेक्शन, उससे पहले 85 का इलेक्शन, 2001 का इलेक्शन और 2016 का इलेक्शन, इनके बारे में
जनरल तासर ये है कि ये तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन हुए। अच्छा, वेरी गुड। उससे पहले वसाइल इतने नहीं होते थे। शेख साहब ने जैसे बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे और उस वक्त के जो तकाजे थे उसके मुताबिक वो इलेक्शन हुए, लेकिन ये नादरा के आने के बाद जो है ना वोटर्स की फहरिस्तें जो है ना ये शफाफ तरीके से बनी है। तो शफाफ वोटिंग के लिए, फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए वोटर फहरिस्त जो है ना वो बुनियाद है। तो अब जो वोटर फहरिस्तें बनी है ये बिल्कुल फ्री और फेयर हो गई हैं। सही है। हमने देखा कि इस हल्के में टर्नआउट भी बहुत अच्छा रहा। पिछले इलेक्शंस में 60% रहा, कुछ इलेक्शंस में हमने देखा कि 70% तक भी टर्नआउट रहा है। तो अमूमन यहाँ पे लोग काफ़ी तादाद में बाहर आते हैं और वोट देते हैं। इसका तल्लक जो है ना वो उस माहौल से है कि आप वोटर को किस तरह का माहौल फराहम करते हैं। तो वो आज़ादाना माहौल सिर्फ फौज की निगरानी में मिल सकता है जब वोटर फ्री और फेयर माहौल में आज़ादी से अपनी मर्जी से आकर वोट डालकर बाइज्जत तरीके से बाहिफाजत घर वापस पहुँच जाए। इसी तरह जो प्रिंटिंग पोलिंग का जो मटेरियल है उसको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना और पोलिंग के बाद नताइज और वो पोलशुदा वोट जो हैं वो वापस रिटर्निंग अफसर तक पहुंचाना, ये एक बड़ा पेचीदा और मुश्किल मरहला होता है। और पिछले इलेक्शन में चूंकि फौज ने ये सारा काम किया था तो इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ कि किसी ने वोट छीन लिए या किसी को वोट डालने की में रुकावट पैदा हुई। तो पिछले तजर्बात जो हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ कि जिस तरह शेख साहब ने बताया कि फौज अगर आ जाती है आज़ाद कश्मीर के मामनत के लिए, अमन अमान बाहर रखने के लिए और जो पोलिंग मटेरियल है उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ये इलेक्शन एक दफ़ा फिर जो है ना वो अच्छे तरीके से मुनक्कद हो सकते हैं। तो जैसा कि आपने बात की कि टर्न आउट जो है उसकी ज़्यादा होने की एक वजह यह भी होती है कि उम्मीदवार जिस जोश व खरोश के साथ मुहिम चलाते हैं ये सारा उस पर मुनसर होता है कि वो कितना पब्लिक को मोबिलाइज करते हैं। लोग जितने ज़्यादा इसमें शामिल होंगे इतने ज़्यादा वो पोलिंग के दिन वो पोलिंग स्टेशन पर जितने लोग आएंगे, जितने ज़्यादा लाएंगे इतनी टर्नआउट ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा टर्नआउट जो है ना वो इंतखाबी नताइज को भी मुतासर करता है। तो खुसूसन हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर में जो है ना ख़वातीन वोटर जो है ना उनका बड़ा रोल है। आज़ाद कश्मीर में हमेशा 50% से ज़्यादा ख़वातीन के वोट पोल होते हैं। जी, इसकी तरफ हम आएंगे, आगे बात करते हैं। पहले मैं शेख साहब से पूछना चाहूँगी, शेख साहब आज़ाद कश्मीर में अमूमी तौर पर मीरपुर की तरफ इन हलकों में शायद क्योंकि एक ही बरादरी है तो अमन अमान के कोई ज़्यादा मसाइल नहीं होने चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। होना तो नहीं चाहिए लेकिन ज़्यादा मसाइल खड़े होते हैं वहाँ पर। अच्छा, तो मैंने जैसा कि हाशमी साहब ने भी बताया ना कि वहाँ जो बरादरीज़म है ना वो ज़रा ज़्यादा है। अच्छा, निस्बतन बाकी इसका मतलब कि बरादरीज़म के अलावा कबाइल या जो ख़ानदान होते हैं उनका फैक्टर होगा। उनका फैक्टर जी हाँ, बिल्कुल उस तरह से वो आपस में लड़ते भी हैं। फिर ये है कि जब बरादरीज़म जहाँ पर भी ज़्यादा होगा ना वहाँ पर, अब तो जैसे ये बता रहे हैं मैं तो इतना उनका वाकफ़ नहीं हूँ कि तकरीबन 4.5 के 4 कैंडिडेट जट हैं। तो उस तरह से फिर वो आपस में जब उनका झगड़ा होता है ज़ाहिर है वो फिर घर तक आगे लड़ाई आ गई। तो फिर इस तरह से बड़ा मुश्किल होता है उनको कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास कोई चाराकार नहीं है। बेशक वो कहते रहे कि हमारे पास फोर्सेस हैं, हम ये कर सकते हैं वो, लेकिन फ़ौज के अलावा तो आप भी समझते हैं कि फौज की नागुज़ीर है और उनको अमन अमान संभालने के लिए उन्हें बुलाना चाहिए। देखें, मेरे जो तजर्बे के मुताबिक मैं आपको बताया जैसा कि 74 से ऑनवर्ड जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें पहले 2-4 इलेक्शन ऐसे हुए थे जिसमें फ़ौज की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन 85 से आगे तमाम इलेक्शन जितने भी हैं उनमें हमने फ़ौज की खिदमत हासिल की हैं और उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमारे साथ कोऑपरेट किया है और बड़े अच्छे नताइज हुए हैं। तो पोलिंग स्टेशन तक बैग को पहुंचाना, वहाँ से बहिफाजत वापस लाना, ये बहुत अहम मरहला है। अच्छा, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये अगर कंट्रोल हो गया ये समझे कि इलेक्शन इस हल्के से जब इतने ज़्यादा लोग बाहर रहते हैं, बैरून मुल्क मुकीम हैं, तो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की ये डिमांड नहीं होती कि जो वोटिंग है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की, जिस तरह पाकिस्तान में भी हो गया कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वोट दे सकेंगे, वहीं से यहाँ लोगों की डिमांड नहीं है कि हमें वोट देने के लिए? इसमें 85 में ऐसी डिमांड हुई थी, हमने भी कोशिश की, लेकिन उसके बाद कुछ हालात ऐसे डेवलप होते रहे, फिर हम उस पर पूरी तरह से काम नहीं कर सके। लेकिन ये है कि अगर पाकिस्तान में ऐसा होता है तो फिर तुम्हारे लिए बड़ी आसानी है कि हम आसानी से अपनी इंतखाबी फ़रिश्तें बनवा सकते हैं उनके। तो उनके लिए फिर अलग एक फ़रिश्त बनानी पड़ेगी जिसमें शनाख्ती कार्ड वगैरह सारा। वैसे ये भी एक बात बड़ी अहम है कि वहाँ मीरपुर के जो लोग हैं बिलखुसूस उस डिवीज़न के, वो लोग ज़्यादातर अपने जितने वोटर्स भी हैं उनको जहाज़ वगैरह करके इलेक्शन वाले दिन मंगवा लेते हैं। अब अगर ये सूरत बरकरार रहती है तो फिर तो वो सेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है
कि उनको वहाँ वोट काट दिया जाए। ये चीज़ें सारी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर ये कंट्रोल हो सकती हैं तो ये बहुत अच्छा अमल है, होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में है तो यहाँ भी होना चाहिए। तमाम लोग तो आ नहीं सकते। हाशमी साहब, आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। आपने जिक्र किया कि वहाँ पे एक मेले का समा होता है, जोशो खरोश होता है, उसी वजह से टर्न आउट भी ज़्यादा होता है। इस दफ़ा क्योंकि कोविड की सिचुएशन है और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, और आप क्या समझते हैं इस सूरत हाल की वजह से ज़ाहिर है कि समाजी राब्ते भी कम होंगे, लोगों की आमदोरफ्त कम होगी, बड़े बड़े जुलूस रैलियाँ नहीं हो पाएंगी, तो क्या टर्न आउट पे फ़र्क पड़ेगा? इलेक्शन में बुनियादी तौर पे क्या फ़र्क आएगा? बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि इस दफ़ा टर्न आउट उतना ना हो, लेकिन जिस तरह के SOPs तय की गई है तो अभी तक तो उन पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आया है। आज़ाद कश्मीर बार में रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ना वो उम्मीदवार टिकट लेकर जो है ना अपने हल्कों में जा रहे हैं, तो हज़ारों की रैलियाँ हो रही हैं, तो ये काम रुकने वाला नहीं है, आगे बढ़ेगा। अगरचे चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो है वो ज़ाब्ता अखलाक में तय किया है कि कोई उम्मीदवार जो है ना वो जुलूस के ज़िम्मेदार नहीं जाएगा, लेकिन जो अभी से सूरत पैदा हो गई है इसमें कंट्रोल होने वाली बात नहीं लग रही है। बहरहाल ये है कि अगर ये महकमा सेहत-ए-आमा जो है वो वैक्सीनेशन की तरफ तवज्जो दे और इलेक्शन से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएं तो ये कंट्रोल हो सकता है। तो जलसे जुलूसों पर तो पाबंदी है, अगर इंतजामिया कोशिश करे। और एक जलसा अलाउड है, वो बड़ा जलसा होगा ज़रा उसी में फैलता है, छोटे जलसों में नहीं फैलता, बड़े जलसे में फैलता है। अच्छा। तो अभी शेख साहब ने एक बात की थी कि ओवरसीज जो लोग हैं, हमारी कानून साज असम्बली में एक निशिस्त उनके लिए मुख्तस है। जी बिल्कुल, नुमाइंदगी हमारी मौजूद है, नहीं है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में इसके बावजूद निशिस्त है। इसके बावजूद लोग जो है ना वो उस पर इक्तफा नहीं करते, और ना ही आज दिन तक जितने लोग ओवरसीज की निश्चित पर मुंतखब हुए हैं उन्होंने ओवरसीज की नुमाइंदगी का हक अदा किया है। तो लोगों के अंदर एहसास महरूमी है, एहसास, तो उसके अजाले के लिए लोग इधर आकर अपना वोट डालने का जो है ना वो फरीजा सर अंजाम देते हैं, और ये लाखों की तादाद में लोग आते हैं। ये सिर्फ एक हल्का नहीं, डडियाल नहीं है, चकसवारी है, मीरपुर है, खड़ी है, बिम्बर है, कोटली है, चड़ोई है, सेंसा है, इन सब हल्कों में लोग लाखों की तादाद में बरतानिया में मुकीम है और इलेक्शन से पहले आ जाते हैं। एक महीना पहले लोग जो है ना, अभी चूँकि कोविड की वजह से फ़्लाइटें बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद चार्टर्ड तैयारे जो हैं वो बिल्कुल बुक हैं, और जो ही ये कागजात दाखिल होने का मरहल मुकम्मल होगा तो 1 जुलाई से बड़ी तादाद में लोगों की आमतरफ शुरू हो जाएगी। तो मोटिवेशन और मोबिलाइजेशन जो है ना ये बड़ी हद तक अब हो चुकी है। तो टर्न आउट जो है वो अगरचे खदशा मौजूद है, कोविड की वजह से कम होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि आने वाले सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं आएगा। मीरपुर डिवीज़न का माशाल्लाह बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला है उसमें, और बिलाशुबा हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मीरपुर डिवीज़न इस तरह इकॉनमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत से खड़ा है। शेख साहब, आपकी तरफ आऊँगी, मुझे बताइएगा कि जो ज़ाब्ता अखलाक होता है उसमें मुख्तलिफ शिकें शामिल होती हैं, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल ना किया जाए। हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत तो चलो है, ज़ाहिर है वो हुकूमत में है इस वक्त, लेकिन हमारे पुराने भी साबिक जो वज़राए आज़म हैं और सदूर हैं वो तकरीबन तमाम लोग ही इस वक्त इलेक्शन प्रोसेस में शामिल हैं और उनके पास ज़ाहिर इस्तेकाह के तौर पर गाड़ियाँ भी मौजूद हैं सरकारी। तो क्या वो गाड़ियाँ भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे? लोगों की आगाही के लिए ज़रा आप बता दें। उसूली तौर पर तो वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि सरकारी गाड़ी है ना। हमने तो 2006 के इलेक्शन में, मुझे अच्छी तरह याद है कि मीरपुर से बहुत सारी गाड़ियाँ हमने जब्त कर ली। अच्छा, आप जब्त भी कर लेते हैं, ठीक। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से फिर उनसे हमने अल्फी बयान लिए, लेने के बाद हमने गाड़ियाँ छोड़ी हैं। गाड़ियों को तो पाबंद करना चाहिए, वहाँ वो साबका सदर हो, साबका वज़ीर आज़म हो, देखा ना वो पेंशन भी लेते हैं, और अभी जो नया एक्ट पास हुआ है उसके तहत तो अब उनको गाड़ियाँ भी मिलेंगी और साथ साथ उनको मराहतें भी बढ़ रही हैं, साथ को ड्राइवर भी मिलेगा, क्लर्क भी मिलेगा। ये तो जुल्म है, इस गरीब कौम पर बड़ा जुल्म है ये। बहरहाल इसलिए ये मुनासिब वक्त होता है कि सोच समझ कर अपने लिए नुमाइंदे मुंतखब करें जो आपके हक में कानून साजी करें। कानून साजी तो आवाम के लिए होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कानून साजी अपने लिए हो रही है। फिर मुस्तकिल अगर जमहूरियत का प्रोसेस जारी रहे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में बेहतरी आ जाएगी। हाशमी साहब, आप बताएंगे कि आपने बताया कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर वोट देती हैं, तो क्या वजह है कि मीरपुर डिवीज़न से हम देखते हैं कि मुजफ्फराबाद डिवीज़न से ख़वातीन डायरेक्ट इलेक्शंस में हिस्सा लेती हैं और महाजरीन की सीटों पर भी ख़वातीन डायरेक्ट इलेक्शंस में होती हैं, लेकिन मीरपुर डिवीज़न से कोई काबिल ज़िक्र खातून डायरेक्ट इलेक्शंस के ज़रिए हमने नहीं देखा कि सामने आई? क्यों, इसकी क्या वजह? बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी तक किसी खातून ने मीरपुर डिवीज़न से बराह इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन स्पेशल सीटों पर तो ख़वातीन मुंतखब होकर आती रही हैं और वो अच्छा किरदार अदा किया। जितनी भी ख़वातीन अभी तक आई हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली में मीरपुर डिवीज़न से, जिनमें अभी तक वो पीपल्स पार्टी के खातून शाजिया अकबर है, उनका बड़ा अच्छा किरदार है असम्बली के अंदर। मुख्तलिफ अवामी इशूज़ पर वो बात करती हैं। इसी तरह रिफत अजीज़ साहबा हैं, जमात इस्लामी के टिकट पर आई थी पिछले इलेक्शन में, उनका भी बहुत अच्छा किरदार है असम्बली के अंदर।
जो एक तालीम याफ्ता खातून की हैसियत में जो उनको अदा करना चाहिए था वो उन्होंने किया। तो अमूमन ये होता है कि ख़वातीन जो स्पेशल सीट पर आती हैं वो पैराशूटर्स होती हैं। सियासत में उनका इतना अमल होता नहीं, सियासी किरदार नहीं होता। वो होना चाहिए जो सरगर्म ख़वातीन हैं उनको आना चाहिए। सियासी जमातों को इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि किसी की अजीज़ रिश्तेदार या पसंद नापसंद के बुनियाद पर नहीं, बल्कि जो सरगर्म ख़वातीन हों, जो सियासत में पहले से फ़ाल हों, जो मुख्तलिफ तकरीबात में सरगर्म हों, उनको मौका दें ताकि असम्बली में आकर वो अपने तजर्बे और अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर जो है ना वो ख़वातीन के मसाइल पर बात कर सकें। तो इस इंतखाब में तवक्को है कि ख़वातीन का जो वोट है वो बेहतर किरदार अदा करेगा। मीरपुर डिवीजन से इस मरतबा भी कोई खातून नहीं है, जबकि इस दफा खवातीन वैसे काफी तादाद में डायरेक्ट इलेक्शन सारी सियासी जमातों के जो विंग हैं, खवातीन विंग, वहाँ खवातीन मौजूद हैं और वो काम कर रही है। तहरीक इंसाफ में बहुत बड़ी नौजवान खवातीन की तादाद आई है। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी एक प्रोग्रेसिव जमातें समझी जाती हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई खातून मेंबर को डायरेक्ट इलेक्शन में वो बरारास अभी तक कोई नहीं आई है, लेकिन बहुत सरगर्म खवातीन है मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की और तहरीक इंसाफ की खवातीन जो है वो रोज़ाना आप तक देखते होंगे खबरात में भी और सोशल मीडिया पर भी उनकी कोई ना कोई एक्टिविटी होती है और समाजी मामलात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, सियासी मामलात में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। एजुकेटेड खवातीन है, ये नहीं है कि वो मीरपुर या मीरपुर डिवीजन की खवातीन में वो शौर नहीं है। शौरी तौर पर मुजफ्फराबाद और पुंछ के बराबर ही हैं, बल्कि उनसे आगे हैं, चूँकि जो खवातीन बैरून मुल्क मुकीम है उनकी वजह से उनको मतलब आप देख लें कि वहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट में खवातीन मेंबरान मौजूद है और बरतानिया की पार्लियामेंट में उनका तलक सबका मीरपुर से, मीरपुर डिवीजन से ही है। तो अगर मीरपुर डिवीजन की खातून जो है वो बरतानिया कर सकती है। में हमारी जो यहाँ की खवातीन है नुमाइंदगी करती हैं वहाँ पे ऐवानों में, मगर यहाँ की पॉलिटिक्स में हम नहीं देखते अमूमन के खवातीन। पार्लिमानी बोर्ड बने उसमें भी हमने देखा कि खवातीन को नुमाइंदगी नहीं। इसके लिए कानून साजी होनी चाहिए कि हर जमात को पाबंद किया जाना चाहिए कि वो 25% खवातीन को बराह रास्त टिकट दे। पाकिस्तान में ऐसा कानून परसेंटेज पता नहीं कितनी है, लेकिन कानून मौजूद है जी कि वो खवातीन को बराह रास्त और उसमें अपने स्पेशल सीटों पर वो लाएंगे आगे। तो इसी तरह उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। तो आज़ाद कश्मीर में भी जो है ना ये इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और हमारे पास जो पुरानी सियासी लाट है वो तो आस्ता ख़त्म हो रही है। पुरानी सियासी जमातें भी वो उस तरह की नहीं रही हैं। अब सियासी कल्चर तब्दील हो चुका है और मज़ीद इसकी में तब्दीली आ रही है। सोशल मीडिया ने जो है ना वो सारा कुछ बहुत तेज़ रफ्तार कर दिया है, तो सियासत भी उस अंदाज से बहुत आगे तेज़ी के साथ आगे जा रही है। तो इसको वक्त के तकाज़ों के मुताबिक जो है ना हमें आगे बढ़ना चाहिए और ख़वातीन को जो है ना बराह रास्त इलेक्शन की तरफ राग़िब करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। ये सारी सियासी जमातों का बढ़ाने के बजाय क्वालिटी शायद बेहतर करने पे ज़्यादा तवज्जो एटलीस्ट इस बारे में डिबेट कर लेनी चाहिए। शेख साहब आपसे पूछूंगी, आपके तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए मौजूदा इलेक्शन कमीशन को भी, हमें भी। आप काइंडली हमें बताइएगा कि आपने जैसे कि जिक्र किया कि अमन अमान की सूरत हाल, उसके अलावा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए क्या क्या बातें मद्देनज़र रखना ज़रूरी हैं, किन बातों पर सख्ती करनी चाहिए जिसकी वजह से इलेक्शंस, आपकी क्या सजेशन है? देखा ना, इलेक्शन कमीशन तो अपने ज़ाब्ता अखलाक जारी करता है, उस पर इम्प्लीमेंट करना ये इंतज़ामिया का काम है। तो उनको चाहिए कि उन पर सख्ती से अमल दरामद करें। तो इलेक्शन को फेयर करने के लिए, साफ शफाफ मुनसफाना आज़ादाना कराने के लिए कोई मसला नहीं है, बशर्ते कि वो इंतज़ामिया फेयर हो, वो अपना ज़िम्मेदारी का तयन करे और समझे कि हमने ये ज़िम्मेदारी अदा करनी है और अल्लाह के सामने भी जवाब दे होना है। इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं, अल्लाह के सामने भी जवाब दे होना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है और कोई भी ऐसा इक़दाम वो ना करें, वह इंतज़ामिया है या गवर्नमेंट है, उनको भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसको हम ये समझें कि ये प्री पोल रिगिंग है। ये कदम भी नहीं उठाना चाहिए। अगर ऐसा कोई इक़दाम उन्होंने उठाया है, पहले भी शेड्यूल से पहले भी, अगर चंद दिन पहले भी किया है या बाद में किया है, यह गलत है। इसको इलेक्शन कमीशन को बड़ा सीरियसली इस पर एक्शन लेना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूं कि जब शेड्यूल जारी होने के बाद 2 दिन के बाद काफ़ी शोर शराबा था कि कुछ स्वाबजीदी लोग बैठे हैं अपनी सीटों पर जी। मैंने उसी दिन चीफ इलेक्शन कमीशन साहब से रब्ता किया बजाते खुद, तो उन्होंने मुझे फौरी रिस्पांस दिया कि मैंने इलेक्शन शेड्यूल जारी करते ही अहकाम जारी किए और उसी शाम को मेरे फेसबुक पर तमाम नोटिफिकेशन आ गए। तो ये एक बात सिर्फ ये है कि उस पर अमल दरामद करने की इंतज़ामिया को, जो चीफ इलेक्शन कमीशन साहब कहते हैं, उनको इंतज़ामिया की ये कहने की ज़रूरत नहीं है। इंतज़ामिया कह रही है हम इंतखाबात से साफ शफाफ कराएंगे, ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है।
ये जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है। सही। उनको तमाम वो इंतजाम करने चाहिए जो साफ शफाफ इंतखाबात के लिए ज़रूरी है, और वो इस वक्त तक मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि बड़े अच्छे अंदाज से वो चल रहे हैं, स्मूथली चल रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो इसमें कामयाब होंगे। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें सारे। कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो तशख़्ख़ुस है रियासत का, वो हमारा कायम रहना चाहिए और हमें यकजहती करनी चाहिए, मिलकर इस अहम कौमी फ्रीज़े से समझते हुए इसे आगे बढ़ाना चाहिए। दुरुस्त, बिल्कुल ठीक आपने कहा। मैं शेख साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि इसमें दो चीज़ें बुनियाद होती है। एक वोटर फहरिस्त जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और दूसरा पोलिंग स्कीम होती है कि पोलिंग स्टेशन कहाँ होगा, पोलिंग बूथ कहाँ होगा। अगर ये काम बिल्कुल गैर जानबदारी से हो जाए तो फिर फ्री और फेयर इलेक्शन जो है ना बिल्कुल यकीनी हो जाता है। लोगों ने तो एतराज़ात लेकिन आए हैं कि फहरिस्तें आवेज़ा नहीं की गई। मेरी मुख्तलिफ अपोजिशन के रहनुमाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुनासिब वक्त पे वोटर लिस्टें बनाई नहीं गई, 2 साल पहले से ये काम हो जाना चाहिए था। लेकिन एक तो काम देर से हुआ और दूसरा वोटर फहरिस्तें आवेज़ा नहीं की गई। ये आवेदन करने वाला दौर अब गया है। अब जो है ना नादरा का शनाख्ती कार्ड है, नादरा की शनाख्ती कार्ड जो है ना वो अब उठा करना चाहिए, और पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि वो अपने वोटर्स को इस बारे में आगाही दें कि वो अपनी अपनी फहरिस्तें चेक करें, उनका नाम कहाँ है, पोलिंग स्कीम ये तो आखिरी दिन तक जो है ना 24 घंटे पहले तक आप वोट दर्ज करवा सकते थे पहले। अब चूंकि नादरा का सिस्टम है तो नादरा का सिस्टम रोजाना की बुनियाद पर अपडेट होता है। जो बंदा इलेक्शन से 24 घंटे पहले जो है ना 18 साल की उम्र पूरी कर लेगा और उसका शनाख्ती कार्ड बना होगा तो वो वोट डाल सकेगा। हाशमी साहब, ये जो हल्का है डडियाल का LA1 मीरपुर 1, इसमें नौजवानों की कितनी एक तादाद है, एक अंदाजन, और कितना असरअंदाज होते हैं नौजवान, सोशल मीडिया और सहाफ़ी कि इमेज बिल्डिंग कितनी एक होती है, कितना असर होता है इन तमाम बातों का? नौजवानों की तादाद तो इस दफ़ा क्या पिछले इलेक्शन में भी तकरीबन 60% जो है ना वो यूथ जो है ना वो हमारी इस सिस्टम में अभी जो वो नौजवान जिनकी उम्र 18 साल से 40 साल के दरमियान है, इनकी तादाद मजमूई वोटर्स के 60% है। तो यही इंतखाबी नताइज को जो है ना वो उस पर असरअंदाज हो रहे हैं। और इंतखाबी माहौल बनाने के लिए ये नौजवान जो है ना ये बहुत सरगर्म किरदार अदा करते हैं। तो अब तो ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर हर बंदा अपने पास बैठ कर जो है वो इंतखाबी मुहिम चला रहा है। हर लिहाज से अपना पैगाम जो है ना अपने उम्मीदवार का पैगाम घर घर पहुँचा रहा है, बल्कि हर बंदे तक पहुँचा रहा है, ज़ाती हैसियत में पहुँच रहा है। तो इसके अलावा जो मुख्तलिफ तबकात हैं, मसलन अंजुमन ताजरान है, उसका एक किरदार है इन इंतखाबी माहौल बनाने में। फिर वकला हैं, फिर सहाफ़ी हैं। सहाफ़ी का काम तो है वाक़यात को रिपोर्ट कर रहा। तो वाक़यात जो भी होते हैं वो आजकल जो है ना तो वो बहुत तेज़ी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के ज़रिए वो आम हो रहे हैं। तो इंतखाबी माहौल इसी तरह बनता है, इसी तरह आगे चलता है। तो इसको नौजवानों की शिरकत की वजह से जो है वो मज़ीद ये इसको जला मिली है, मज़ीद इसको तक़वीत मिली है। तो इंतखाबी नताइज भी जो है ना उनमें नौजवानों की वजह से वो जो फैसला करेंगे। अब भी पिछले इलेक्शन में भी नौजवानों ने फैसला दिया था और इस दफ़ा भी नौजवान फैसला देंगे। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। शेख साहब आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हमने आपके तजुर्बे से बहुत कुछ सीखा। उम्मीद है कि इलेक्शंस में हमारे काम आएगा। आपने भी, हाशमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने तज्जिया हमें दिया LA1 के बारे में। ख़वातीनो हज़रात, हम आज हमारी गुफ्तगू LA1 मीरपुर 1 डडियाल के बारे में थी। आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में हम बाकी हल्का जात के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। जावेद हाशमी साहब हमारे साथ ही होंगे, हमारी उम्मीद है। प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस बारे में अपनी फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। जो हमारे आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न के फ़ेसबुक पेजेस हैं और सोशल मीडिया पेजेस हैं, वहाँ पे आप प्रोग्राम देख सकते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। प्रोग्राम में कोई तब्दीली चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए कीमती है। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।